हाय गाइस, यू वाचिंग फ्लाइंग विदाउट लिमिटेशन। हाँ गाइस, आज की इस वीडियो में हम लेकर आ गए वैदिक पीरियड। जो हमारी सीरीज चल रही है, सीरीज तो हमारी हिस्ट्री की चल रही है, उसके अंदर हम देख रहे हैं वैदिक सभ्यता यानी कि वैदिक सिविलाइजेशन, जिसके अंदर हमने पहले देखा था वैदिक पीरियड किस किस पार्ट में डिवाइड किया गया, वैदिक पीरियड क्या है क्या नहीं है, और किसने क्रिएट किया ये पीरियड, किस चीज़ को वैदिक पीरियड के नाम से जाना चाहते हो। ये सब जानना चाहते हो तो पुरानी वीडियो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में हिस्ट्री की प्लेलिस्ट की है, उसमें जाओगे तो उसमें आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी लाइन से। तो गाइज, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कि वैदिक काल का प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासन कैसा था, उसमें वहाँ पे कौन कौन था, वहाँ का राजा कैसा था। तो ये सब कुछ हम आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ देखने वाले हैं। तो अगर आप इसे देखना चाहते हो तो चैनल पे बने रहो और वीडियो को फुल वॉच करो, हल्का सा भी मिस मत करना। मिस कर दिया तो आपने बहुत कुछ छोड़ दिया। तो अब स्टार्ट करते हैं फटाफट से वैदिक काल का एडमिनिस्ट्रेशन देखना। तो गाइज, अब हम देख रहे हैं वैदिक काल के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो सबसे पहले बात आती है, तो व्हाट वाज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन था ना वैदिक काल का, वो ना मतलब सबसे छोटी इकाई से हम स्टार्ट करें फिलहाल की। सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो सबसे छोटी इकाई क्या थी? सो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कुल थी। एक कुल में, कुल क्या होता था बताऊं? तो कुल मतलब जैसे अपना घर, मतलब एक छत के नीचे वाले, एक घर में रहने वाले लोग कुल थे, उसके सदस्य होते थे कुल में रहने वाले लोग। और जो उसका मुखिया होता था, जो परिवार का सबसे ज्यादा वरिष्ठ नागरिक हुआ करता था, उसे कुल्लुक कहा जाता था। अब देखते हैं अगली यूनिट, वो है विलेज यानी कि ग्राम या गांव बोलो आप। तो एक ग्राम होता था, वो कई कुलों से मिलकर बना होता था, उसमें मतलब कई सारे परिवार रहते थे। ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी कहते थे। तो भैया, ग्राम के मुखिया को क्या कहते थे? ग्रामीणी। तो ये था विलेज। तो कुल, कुल के बाद विलेज। अब उसके बाद अगली अगली चीज क्या आती थी? वो थी विश। विश ग्रामों का संगठन विश कहलाता था। विश का प्रधान विशपति होता था, यानी कि जो विश का लीडर होता था, जो विश का प्रेसिडेंट होता था, उसे हम कहते थे विशपति। यानी कि लग रहा है ना बिल्कुल अभी की तरह एडमिनिस्ट्रेशन। यानी अपनी पंचायत होती है, नगर पंचायत होती है, जिला परिषद होती है। तो यार मतलब अब देखो यार, कितना डिसेंट्रलाइज था मतलब यहाँ का सिस्टम। तो कुल हो गया, ग्राम हो गया, उसके बाद विश हो गया। अब देखते विश से भी आगे क्या होता था। विश्व का संगठन जन कहलाता था। कई जन मिलकर राष्ट्र बनाते थे। जन का शासन कौन करता था? राजा करते थे, राजा। और राष्ट्र का शासन सम्राट करते थे। तो राजा थे वो जन का शासन करते थे, राजा होते थे जन का शासन। तो अब हम देखेंगे जल्दी से राजा के बारे में कि राजा कैसा था और राजा की व्यवस्थाएं कैसी थी, राजा कैसे अपना प्रशासन चलाता था। तो ये आ रहे हैं वैदिक काल के राजा। वैदिक काल के राजा हाजिर हो। तो ये हो चुके हैं यार वैसे ऑलरेडी, सॉरी यार। पर यार देखो यार, वैदिक काल में क्या थी? मोनार्की सिस्टम चलता था, यानी कि राजतंत्रात्मक प्रणाली चलती थी वैदिक काली में। और अगर हम देखें तो राजा कैसे बनता था, तो राजा वंशानुगत होता था। यानी कि मतलब जिसका बेटा, मतलब राजा का बेटा राजा ही बनता था, राजा का बेटा राजा ही बनता था, ऐसे होता था राजा। और कहीं कहीं पे ये भी एविडेंस मिलते हैं कि राजा ना चुना भी जाता था। वो उसे चाहे तो जनता हटा सकती थी। मतलब ये मोनार्की का था तो राजा वंशानुगत भी होता था, पर राजा को चाहे तो जनता हटा सकती थी। तो यार ये एक क्षेत्र विशेष का प्रधान नहीं होता, यानी कि एक मतलब एक पर्टिकुलर एरिया का नहीं होता था ये तो, मतलब जबकि एक जन का होता था, मतलब जन का होता था एक प्रधान। तो अगर हम देखें तो प्रारंभ में राजा का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता था, यानी कि स्टार्टिंग में राजा का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता था। बाद में उसका पद धीरे धीरे पैतृक यानी कि वंशानुगत होता चला गया। यानी कि जैसे ऋग्वैदिक पीरियड हम देखते हैं, ऋग्वैदिक पीरियड में थोड़े टाइम तक होता था राजा का पद, मतलब चुना जाता था राजा, उसके बाद में धीरे धीरे करके वो वंशानुगत होता गया। तो यार अमेंडमेंट कर करके गवर्नमेंट जैसे संविधान को चेंज कर देते हैं, वैसे ही राजा क्या भी सिस्टम चेंज होता गया। तो अब देखिए अगली चीज, तो परंतु राजा निरंकुश नहीं होता था और जनता की पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी वही लेता था। मतलब कि राजा बिल्कुल भी मतलब ऑटोक्रेटिक नहीं होता था, वो सेफ्टी करता था, सेफ्टी प्रोवाइड करता था पूरी की पूरी जनता को। ऑटोक्रेटिक नहीं होता था, यानी कि हाँ बिल्कुल चला रहे भाई, किम जोन बन के बैठे हैं। अगली चीज देखें तो राजा ना युद्ध का नेतृत्व करता था, यानी कि तो लीड करता था वो। जो भी वॉर वगैरह होती थी लोगों के बीच में, कई जन के बीच में या कई राष्ट्र के बीच में, तो उसको लीड कौन करते थे? वो राजा करते थे, सामने से, फ्रंट लाइन से।
उसे कर वसूलने का अधिकार नहीं था, यानी कि राजा टैक्स नहीं लेता था, मतलब उसे राइट नहीं था टैक्स लेने का, जबरदस्ती नहीं है। जनता मतलब जो वहाँ की पब्लिक होती थी ना, वो अपनी मर्जी से जो भी टैक्स देना चाहे दे सकती है राजा को। उसे कुछ मतलब ऐसा राइट नहीं था भाई जबरदस्ती किसी से टैक्स ले ले। और टैक्स को वहाँ पे क्या कहा जाता था? बलि। तो ये याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, टैक्स को वहाँ पे कहा जाता था बलि। तो और अगर हम बात करें कि राजा को गौपद भी कहा जाता था। गौपद क्या होता है? गौपद मतलब गाय ढूंढने वाला, क्योंकि वैदिक काल के टाइम पे क्या था कि गाय की इंपॉर्टेंस बहुत थी। गाय को ही एक्सचेंज करके ट्रेड होता था, मतलब गाय को एक रुपए की तरह देखते थे। गाय एक बहुत बड़ा संपत्ति का मतलब बहुत ही ज़्यादा विलासता की वस्तु, यानी कि आपका पास गाय है तो आप बहुत ही ज़्यादा रिच हो। तो इसलिए इसे मतलब जो किंग था उसे गौपद कहा जाता था, यानी कि गाय ढूंढने वाला। तो अगर हम अगली चीज़ देखें कि तो यार ये इसका मतलब जो सहायता कौन करते थे किंग के एडमिनिस्ट्रेशन में? तो राजों का प्रशासनिक सहयोग, पुरोहित मतलब सेनानी वगैरह, ये सब मिलकर ना 12 रत्न थे राजा के, तो ये लोग करते थे इसका सहयोग। तो मैं 12 रत्न आपको बताता हूँ कौन कौन से थे राजा के। तो पहला है पुरोहित, यानी कि राजा का प्रमुख सलाहदाता जो होता था उसे पुरोहित होता है। सेनानी होता था, वो सेना का प्रमुख होता है। ग्रामीण यानी कि ग्राम का सैनिक होता है। और महेशी होती थी राजा की पत्नी होती थी। सूत होता था राजा का सारथी। सूत होता था राजा का साथी। क्षत्रिय होता था प्रतिहार। संग्रह होता था कोषाध्यक्ष। भागदूत होता था कर एकत्रित करने वाला। और अक्षरवाद होता था लेखा अधिकारी। गोविकृत होता था वन का अधिकारी। पालाकल होता था राजा का मित्र। तो यही थे इसके 12 रत्न। तो ये हो गए इसके 12 रत्न। अब देखते हैं भाई की मतलब जो ये राजा के यहाँ मतलब जो संस्थाएं थी प्रशासन की वो कौन कौन सी थी। तो प्रशासनिक संस्थाएं कौन कौन सी थी तो हम ये देख रहे हैं। तो सभा, समिति और विदत, तो 3 प्रशासनिक संस्थाएं थी वैदिक काल के टाइम पे। अब हम देखते हैं सभा के बारे में। सभा क्या होती थी? सभा श्रेष्ठ लोगों की सजा थी, यानी कि बेस्ट, मतलब जो बहुत अच्छे पीपल होते थे, मतलब बिल्कुल इंटेलिजेंट, हाँ समझ रहे हो ना, बिल्कुल पीएचडी करे हुए। तो इसे उच्च सदन यानी कि अपर हाउस भी कहा जा सकता है सभा को। ये समाज से आए हुए वृद्ध लोग, यानी कि जो अनुभवी लोग थे, उनकी संस्था थी। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ आपको। तो एक्सपीरियंस था उनके पास, इंटेलिजेंट भी थे यार बहुत ज़्यादा। सभा के सदस्यों को सभ्य या सभासद कहा जाता था। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छे होते थे ना, सभ्य, सत्य या सभा, मतलब सभ्य होते थे बिल्कुल लोग, बिल्कुल इंटेलिजेंट। और सभा का अध्यक्ष कौन होता था? वो सभापति होता था, यानी कि चेयरमैन होता था। तो इसका इस असेंबली का चेयरमैन कौन होता था? चेयरमैन मतलब चेयरमैन होता था, सभापति होता था सभा का अध्यक्ष। तो सभा के जो सदस्य थे उन्हें पितर कहा जाता था। जो वरिष्ठ लोग होते हैं उन्हें कहते हैं पितर्स। तो ये सभा के जो सदस्य थे उन्हें पितर्स भी कहा जाता था। अब अगली संस्था है अपनी समिति। समिति देखते हैं। समिति आम लोगों की संस्था थी, मतलब आम लोग थे इसमें, आम लोग आया करते थे, मतलब उसमें तो चलो इंटेलिजेंट लोग आते थे। उसके सदस्य समस्त नागरिक हुआ करते थे, मतलब सारे लोग ही हुआ करते थे इसके सदस्य। वहाँ पे इतनी ज़्यादा जनसंख्या तो नहीं थी अब की तरह जो इनडायरेक्टली हमें किसी को चुन के भेजना पड़े। ज़्यादा जनसंख्या हुआ नहीं करती थी, तो इसलिए मतलब सारे लोग ही सदस्य हो जाते हैं। तो इसमें जो जनरल टॉपिक्स थे उन पे चर्चाएं होती थी। जो ये समिति होती थी उसके अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? ईशान। तो ईशान इसका अध्यक्ष होता था, समिति का अध्यक्ष होता था ईशान, यानी कि उसका प्रेसिडेंट। तो प्रारंभ में समितियों में स्त्रियां भी आती थी और इसमें एक गान किया करती थी ये, तो स्त्रियां भी आया करती थी मतलब। अब बात करते हैं अगली संस्था के बारे में, जो थी विदत। विदत एक सबसे प्राचीन संस्था थी यहाँ की। और विदत में स्त्री पुरुष यानी कि दोनों लोग आया करते थे विदत में। तो नववधुओं का स्वागत, धार्मिक अनुष्ठान वगैरह, मतलब जितने भी रीजनल काम वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें कहाँ किए जाते थे? विदत में किए जाते थे। तो नववधुओं का स्वागत, धार्मिक अनुष्ठान, सामाजिक कार्य वगैरह, ये सारी चीज़ें की जाती थी विदत के अंदर। तो ये था अपना मतलब सबसे ज़्यादा पुराना इंस्टीट्यूशन विदत। तो इसकी इंपॉर्टेंस बहुत है और इसकी चर्चा भी बहुत बार हुई है। तो बस गाइस, अब अगली वीडियो में हम देखेंगे यहाँ की सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और कई सारी चीज़ें जानने के लिए चैनल पे बने रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए। और पिछली वीडियो में देखिए हिस्ट्री की और वीडियोस देखना चाहते हो तो इस लिंक पे क्लिक करो। मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।